अगला बिंदु है आपके राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता या उपयोगिता। तो देखो, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ मैंने बताया था कि राजनीतिक सहभागिता एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस आधार पर राजनीतिक सहभागिता की प्रथम उपयोगिता या प्रथम उपादेयता है कि राजनीतिक सहभागिता से ही नागरिक सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे। अर्थात हम राजनीतिक सहभागी होते हैं तभी हम सार्वजनिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और सार्वजनिक समस्याओं पर हमें जानकारी होगी तभी हम उन पर चर्चा कर पाएंगे। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता कि राजनीतिक सहभागिता के अवसर मिलने पर ही नागरिक राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकते हैं। हमारे जो राजनेता है वो क्या कर रहे हैं, राजनीति में शासन में किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, वो जनहित में कार्य कर रहे हैं या अपने हित में कार्य कर रहे हैं, इन सब बातों पर कड़ी नजर नागरिक तभी रख सकते हैं जब वो राजनीतिक सहभागी हो, अर्थात राजनीति में भागीदार बनते हैं और राजनीति की जानकारी रखते हैं। तीसरा है कि इससे शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार कम होगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक शक्तियां होती है उनका दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, अर्थात अनैतिक तरीकों से जो है कार्यों को करते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए। तो ऐसी गतिविधियों पर एक जागरूक जनता ही नियंत्रण कर सकती है। ऐसी गतिविधियों को कम करने का कार्य जागरूक जनता ही कर सकती है। जो राजनीति के प्रति जागरूक होती है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है, वही जनता ऐसा कर सकती है। तो तीसरी उपयोगिता यह है कि किससे राजनीतिक सहभागिता से शक्तियों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार कम होगा। चौथा है आपके कि उपयुक्त कार्यों से, ऊपर जो तीन बातें बताई मैंने महत्वपूर्ण, उनसे आपके उत्तम समाज के लिए आवश्यक होने के साथ साथ ही उत्तम जीवन का भी एक जरूरी पहलू है। अर्थात राजनीतिक सहभागिता उत्तम समाज के लिए आवश्यक होने से के साथ साथ उत्तम जीवन का भी एक जरूरी पक्ष है। कैसे कि हम सार्वजनिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं, राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं, समाज में शक्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकते हैं, तो इससे हमारा समाज उत्तम होगा, एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी और लोकतांत्रिक समाज में ही नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और नागरिक अधिकार मिलने पर ही व्यक्ति जो है उत्तम जीवन जी सकता है। ये थे आपके राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता। अगला पॉइंट है आपके राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क। देखिए, आपके राजनीतिक सहभागिता के बारे में विचारकों के अलग अलग मत है। कुछ विचारक राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने का समर्थन करते हैं, वो बढ़ाने के पक्ष में है, और कुछ विचारक इसकी आलोचना करते हैं, अर्थात इसके विरुद्ध में तर्क देते हैं। तो देखो, इसके पक्ष में तर्क क्या है। पहला जो आपके तर्क है इसके पक्ष में, वो है कि राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है या उन्हें बढ़ाती है। राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी अर्थात जो राजनीति में भागीदार बनता है उस व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है और उनके हितों को बढ़ाती है। लोग देखो, राजनीति में भाग लेने से पहले लाभ हानि का हिसाब किताब लगाते हैं, अर्थात वो ये देखते हैं कि राजनीति में उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे और उन कष्टों को उठाने के बाद वो अपने उद्देश्यों को कहां तक पूर्ण कर पाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि राजनीति में जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं उनसे ज्यादा जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे, उनके हित ज्यादा होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और अपने हितों को बढ़ाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा है आपके कि राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए लोगों में एकजुटता बढ़ाती है। जब लोग अपने अपने हित के आधार पर कार्य करते हैं, उसके स्थान पर राजनीतिक सहभागिता सामान्य नहीं सार्वजनिक हित, जिसमें सभी लोगों का हित समाहित हो, सभी लोगों का लाभ हो, ऐसे कार्यों के लिए लोगों को एकजुट करती है, अर्थात लोगों में एकता की भावना को बढ़ाती है। तीसरा है यह नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को बढ़ाती है। राजनीतिक सहभागिता क्या करती है, लोगों में नैतिकता के प्रति,
सामाजिकता के प्रति और राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता को बढ़ाती है, सतर्कता को बढ़ाती है, जागरूकता को बढ़ाती है, ताकि व्यक्ति नैतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों को समझ सके और अपने उत्तरदायित्वों को निभा सके। चौथा है आपके राजनीतिक सहभागिता स्थानीय, जातीय जैसे जो भेदभाव है उन भेदभावों को भुलाकर लोगों को सामान्य हित के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो हमारी संकीर्ण भावनाएं होती है, जातीयता के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसे भेदभावों को राजनीतिक सहभागिता भुलाती है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो सार्वजनिक हित में सोचे, सामान्य हित में सोचे, संपूर्ण जनता के हित में सोचे। तो इस बात को सोचने के लिए ये प्रेरित करती है। फिर आपके अगला पॉइंट है राजनीतिक सहभागिता के विपक्ष में तर्क। यानी ऊपर आपने जो पढ़े वो उन विचारकों के विचार पढ़े जो राजनीतिक सहभागिता को राजनीति के लिए आवश्यक मानते हैं, लोकतंत्र के विकास में सहायक मानते हैं, एक सफल लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी मानते हैं। अब है आपके कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता शासन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। उनके जो विचार है वो जो है आपके निम्नलिखित है, निम्न प्रकार से है। पहला जो आपके आलोचकों का तर्क है कि लोकतंत्र में जनसाधारण की सहभागिता एक निश्चित सीमा तक ही लाभप्रद है, लेकिन उसके आगे वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यानी कि ये विचारक भी ये मानते हैं कि एक सीमा तक लोकतंत्र में या शासन में जो है जनता की भागीदारी होनी आवश्यक है, लेकिन एक सीमा के आगे जब भागीदारी बढ़ती है तो वो शासन के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, शासन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है, शासन के विकास को रोकती है, राष्ट्र के विकास को रोकती है। दूसरा है सार्वजनिक नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों के लाभकारी परिणाम आने में देरी हो सकती है। तो देखो, सरकार जो भी सार्वजनिक कार्य करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्णय लेती है या कोई कार्यक्रम निर्धारित करती है तो उनके परिणाम हमेशा देरी से ही आते हैं। और जब इनके परिणाम देरी से आते हैं तो इनके ऊपर जो व्यय किया गया है, जो खर्चा किया गया है या अन्य प्रकार के जो भी आपके अन्य कुछ जो खर्चे हैं या आपके बोझ है, जिसको बोझ कह सकते हैं, अन्य बोझ है, वो समाज के कुछ वर्गों पर डाला जा सकता है। इन परिणामों के लिए जो बोझ है वो समाज के कुछ वर्गों पर डाला जा सकता है, और जब कुछ वर्गों पर यह बोझ डाला जाता है तो राजनीतिक सहभागिता के कारण उन वर्गों में जागरूकता होने के कारण वो इसका विरोध करते हैं, जिससे राज्य को या शासन को जो है आपके समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा है आपके राजनीतिक सहभागिता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाता है तो लोग अपनी शिकायतों और विवादों को सड़कों पर ले जाएंगे, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखो, आपको भी बताया था मैंने कि जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, नीतियां होती है, उनके परिणाम आने में देरी होती है, जनता में इतनी समझ नहीं होती है और न ही जो है आपके इतना धैर्य होता है कि वो उन परिणामों का इंतजार करे। इसलिए वो जो है आपके अपनी शिकायतों और विवादों को जल्दी से जो है आपके सड़कों पर ले जाती है और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपके सड़कों पर ले जाने का मतलब है कि रास्ते रोकते हैं और यातायात में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, बिजली पानी बंद कर देते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने कर देते हैं। इससे जो है हमारा जनजीवन यानी सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। चौथी जो आलोचना इसकी है कि ऊपर वाली बात यह है इसके आधार पर कि जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, अर्थात जब आम नागरिक भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं। भीड़ का रूप कब धारण करते हैं? जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो उन्हें नियंत्रण में रखना और समझाना कठिन हो जाता है। शासन वर्ग के लिए या शासन के लिए लोगों को समझाना और नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि आए दिन हमेशा ज्यादातर जलसे, जुलूसे, नारेबाजी, रैलियां, प्रदर्शन, हड़तालें, धरने और घेराव, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, मारपीट, पथराव तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं प्रतिदिन होने लग जाती है, आए दिन होने लग जाती है। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो आप जानते हैं कि राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, समाज में शांति व्यवस्था समाप्त हो जाती है और
जो हमारा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है। इसका विवेक संगत उपयोग के अतिरिक्त यानी एक सीमा से ज्यादा जो है आपकी सहभागिता राष्ट्र के लिए, शासन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है।